अस्सलाम वालेकुम। ओके, आवाज़ आ रही है। सुनाएँ? अभी तक सिर्फ 14 पार्टिसिपेंट ने हमें जॉइन किए। हम कल के लेक्चर के हवाले से क्या किसी का कोई क्वेश्चन है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक मैसेज आया है मुझे इनबॉक्स में, प्राइवेट चैट में। प्लीज़ अगर क्वेश्चन है तो प्लीज़ करें। आवाज़ आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। तो क्वेश्चन क्यों नहीं लेक्चर के हवाले से या कोई भी? सर, आवाज आ रही है आपकी। जी, जी, ठीक है। क्या किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके। क्वेश्चन किया करें वैसे, मुझे खुशी होती है। जी। अगर आवाज़ क्लियर नहीं है तो फिर प्लीज़ क्वेश्चन अपना जो है वो चैट में पूछ लें। दो क्वेश्चन आए हैं। पहला आया है कि सर कंपनी ओपन करने का एक्सप्लेन कर दें फिर। जी, कंपनी जो ओपन करने का तरीक़ाकार है वो भी हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद सर काइंडली एक्सप्लेन ऑफशोर कंपनी। जी, इंशाअल्लाह ताला आज के लेक्चर में करेंगे। व्हाट इज़ मेन डिफरेंस इन मेनलैंड और फ्री ज़ोन? देखिए, कल के लेक्चर में जो टोटल जय कुमार बात की ना, भाई हमारा मेन टॉपिक ही उसमें एक मेनलैंड और फ्री ज़ोन कवर हुआ। पहला फ़र्क ये है कि फ्री ज़ोन में जो कंपनी होती है, वो सिर्फ़ उस जुरिसडिक्शन में बिज़नेस कर सकती है या बाकी पूरी दुनिया में यूएई से बाहर बिज़नेस कर सकती है। फिर जो फ्री ज़ोन में रजिस्टर्ड है, अस्सलाम वालेकुम। इसमें फारूक अजीज साहब, काइंडली आप माइक अपना, जो कोई भी है क्वेश्चन करने के बाद माइक म्यूट किया किया करें, क्योंकि डिस्टॉर्शन होती है, हमें सर की आवाज़ नहीं आती फिर। ठीक है, प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि बाकी सब क्वेश्चन करने के बाद अपना माइक ऑफ कर दिया करें। अच्छा, एक बार कल की क्लास में एक मेन पॉइंट मैंने बताया ये था कि मेनलैंड में जो जो कंपनी होती है, वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी बिज़नेस कर सकती है। लेकिन फ्री ज़ोन कंपनी सिर्फ़ अपनी रेलिवेंट जुरिसडिक्शन में बिज़नेस कर सकती है। ये एक मेन डिफरेंस है। उसके बाद हर फ्री ज़ोन किसी रेलिवेंट बिज़नेस एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है या किसी ख़ास पर्पज़ के तहत बनाया गया है। उसके बाद सॉरी एक्सक्यूज सर, मी सर। आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि मेनलैंड कंपनी तो कहीं पे भी बिजनेस कर सकती है, लेकिन फ्री जोन कंपनी जहाँ पर लाइक अगर दुबई में हम फ्री जोन में एक कंपनी ओपन करते हैं तो वो दुबई के सिर्फ फ्री जोन में कर सकती है और बाकी वर्ल्ड में कर सकती है, मेनलैंड में नहीं कर सकती। ये मैंने क्या आपने बोला है गलत, अभी? मैंने भी क्या आपने बोला है? कहा है कि मैंने कल की क्लास में जो बोला है, क्या मैंने अभी वही बोला है? जी सर, आप दोनों बेसिकली एक ही बात करें। अच्छा, मैंने वही बोला आपको कि मेनलैंड में जो कंपनी होती है वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी बिज़नेस कर सकती है, लेकिन जो फ्री ज़ोन कंपनी होती है वो या तो सिर्फ़ रेलिवेंट जुरिसडिक्शन में बिज़नेस करेगी या फिर बाकी यूएई से बाहर बिज़नेस करेगी, ठीक है? अगर उसने यूएई में कोई चीज़ लेनी है, मिसाल के तौर पे एक कंपनी है वो फर्टिलाइज़र बनाती है, वो फ्री ज़ोन में है। अब वो चाहती है कि मेनलैंड में किसी तरीके से किसी कंपनी को कोई चीज़ बेची जाए, ठीक है? या मेनलैंड में कोई बंदा है, कोई कस्टमर है जो उससे कुछ खरीदना चाहता है। होता ये है कि ये जो बायर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एट द स्टेप डोर ऑफ दैट कंपनी जो फ्री ज़ोन में है, उसके डोर स्टेप पे पहुँचे और चीज़ परचेज़ करे।
इस दौरान गेट पास बनेगा प्रॉपर, जब फ्री जोन में एंट्री होगी प्रॉपर गेट पास बनेगा और इन आउट पे पैसे चार्ज होंगे। सही, ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है मेन लैंड और फ्री जोन में। उसके बाद अभी कॉर्पोरेट टैक्स आए। कॉर्पोरेट टैक्स में फ्री जोन पर कुछ खास सर्कमस्टांसेस में कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता, 0% कॉर्पोरेट टैक्स लगता है कुछ खास सर्कमस्टांसेस में, जो हम कॉर्पोरेट टैक्स के दौरान पढ़ेंगे। इसी तरह से कुछ स्पेसिफिक फ्री जोन में कुछ खास कंडीशन पूरी होती हैं तो वैट नहीं लगता। ठीक है, वो हम वैट में पढ़ेंगे। बाकी मेन लैंड और फ्री जोन में क्या डिफरेंस है, तो मेरे ख्याल से हमने अगर कल 1.5 घंटे की क्लास की ली है तो उसमें से तकरीबन हमने आधा घंटा फ्री जोन और मेन लैंड के डिफरेंस को एक्सप्लेन करते हुए लगाए। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा वालेकुम सर। जी, सर कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, अगर एक कंपनी है वो मेनलैंड में रजिस्टर होती है लेकिन वहां से शिफ्ट होकर जो है फ्री जोन के अंदर जो है मतलब मूव हो रही है, तो क्या हमें फ्री जोन में भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा? बिल्कुल। अगर मेन लैंड में भी एक कंपनी है और वो फ्री जोन में भी रजिस्टर्ड होना चाहती है तो बिल्कुल वो फ्री जोन में अपनी सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाएगी। ठीक है, सर लेकिन पूरी ऑफिस शिफ्ट करे, लेकिन न्यू ब्रांच कोई ओपन नहीं करे, लेकिन ऑफिस ही वहाँ शिफ्ट करे हैं फिर भी जैसे। अच्छा। देखें, अगर फ्री जोन में आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो फ्री जोन के लाइसेंस के अंडर होगी। ठीक है, मतलब सर अगर दोनों ब्रांच दोनों जगह? जी जी, दोनों जो जिस जुरिस्डिक्शन में आपने अपना ऑफिस लेना है ना, उस हम्म। जुरिस्डिक्शन की रजिस्ट्रेशन आपके पास होनी चाहिए। राइट सर। ठीक है, अगर मेन लैंड है तो मेन लैंड में आपको मेन लैंड वाली एंटिटी डीईडी से लाइसेंस लेना है, जबकि अगर फ्री जोन है तो फिर आपने फ्री जोन से लाइसेंस लेना है, उस रेलिवेंट फ्री जोन से लाइसेंस लेना है। अच्छा, उसके बाद अच्छा, कल के लेक्चर में मैंने सबसे पहले आपको यूएई के हवाले से बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। मेन लैंड, फ्री जोन और ऑफ शोर। अभी तक मैंने ऑफ शोर आपको एक्सप्लेन नहीं किया। ऑफ शोर कंपनी ऐसी फ्री जोन से बड़ी मिलती जुलती कंपनी है जिसमें जो यूएई में बिजनेस नहीं कर सकते। फ्री जोन में जिसने यूएई में बिजनेस नहीं करना होता। देखें, जो फ्री जोन कंपनी है ना, मैंने आपको बताया था बैंकिंग चैनल पढ़ाते हुए कि बैंकिंग चैनल के लिहाज से क्या बैंकिंग एडवांटेज क्या होता है ऑफशोर कंपनी का। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि कई लोग अपनी कंपनीज खोल लेते हैं किसी सस्ते फ्री जोन में और उसके बाद एक्टिविटी कोई नहीं करते, बस बैंकिंग चैनल यूज करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई फ्री जोन एंटिटी यूएई में बिजनेस कर ही नहीं सकती। कर सकती है, अपने रेलिवेंट फ्री जोन में बिजनेस कर सकती है। वहाँ के एम्प्लॉयर को जो ऑनर होगा उसको रेजिडेंट वीज़ा भी मिलेगा। लेकिन एक और कंपनी की टाइप है जिसे ऑफशोर कंपनी कहा जाता है। जो ऑफशोर कंपनी होती है वो यूएई में बिजनेस कर ही नहीं सकती, रजिस्ट्रेशन यूएई में होगी। सही, ऑफशोर कंपनी का एक प्रॉपर लॉ होता है, सेपरेट लॉ होता है, और उसके तहत ऑफशोर कंपनीज को काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं और काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली ऑफशोर कंपनी की रजिस्ट्रेशन इतनी कॉमन नहीं है। ठीक है, उसके बरक्स फ्री जोन और मेन लैंड कंपनीज की रजिस्ट्रेशन बहुत कॉमन है। अगर आपने ऑफशोर कंपनी खोलनी है ना, तो ऑफशोर कंपनीज इस हद तक मिस यूज हो चुकी हैं कि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपसे एफिलिएट कर दी जाती हैं कि आप शायद मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होंगे, आप शायद टैक्स बेनिफिट लेना चाहते होंगे। लेकिन अगर आप ऑफशोर कंपनी खोलेंगे तो तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आपने यूएई में कंपनी खोल ली, यूएई में बिजनेस कर सकते हैं, यूएई का वीज़ा मिल गया,
यूएई में बैंक ओपन कर सकती हैं, लेकिन अब आप बदनाम नहीं हैं, ठीक है। बाकी ऑफशोर कंपनी की जो ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन होती है वो फ्री जोन में होती है। सबसे ज़्यादा कॉमन राक फ्री जोन, रासुल खैमा फ्री जोन। रासुल खैमा का बहुत सारे स्टूडेंट जो यूएई में हैं, उन्होंने शायद रासुल खैमा को इतना ना सुना हो। दुबई, शारजा, अबू धाबी पॉपुलर हैं। रासुल खैमा भी यूएई की एक स्टेट है और बहुत पॉपुलर ऑफशोर डेस्टिनेशन है। अच्छा, ये 3 चीज़ें मेनलैंड फ्री जोन और ऑफशोर पे हमने कल बात की थी। ऑफशोर पे डिटेल में बात नहीं की थी। मेनलैंड और फ्री जोन के मैं आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स बता चुका था। उसके बाद मैंने वो आपको बताया था कि कौन से फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं जिनकी रोशनी में यूएई में कंपनी रजिस्टर की जाती है। उसमें आपके पोटेंशियल कस्टमर्स कहाँ पे रहते हैं, ये आपने देखना होता है। आपको एम्प्लॉयज़ कितने चाहिए होते हैं। इसके बाद इधर आके मैंने जब एम्प्लॉयज़ पे आया था तो मैंने वीज़े के हवाले से बड़ी डिटेल बात की थी। वो ये बताया था कि यूएई में जो आपका रेजिडेंस वीज़ा होता है वो लिंक्ड होता है आपके जॉब स्टेटस से, आपकी कंपनी से। उसके बाद मैंने आपको कुछ कैटेगरीज़ के हवाले से सरसरी सी चीज़ें बताई थी कि अगर आप ज़्यादा वीज़ा ले लेते हैं एक ही नेशनैलिटी के तो आपकी कैटेगरी बी से सी हो जाती है और आपको वीज़ा प्राइस महँगी पड़ती है, ठीक है? ये वाली चीज़ें हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेनलैंड में जो कंपनी का लाइसेंस इश्यू करने वाली बॉडी है, वो है डीईडी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पाकिस्तान में ऐसे होता है कि आपने अगर कंपनी रजिस्टर करवानी है तो एससीसीपी के पास जाना है, ट्रस्ट रजिस्टर करवाना है तो किसी और के पास जाना है। यूएई में मेनलैंड में अगर आपने कोई भी बिजनेस करना है, आपने डीईडी के पास जाना है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके लिए जो इधर रजिस्ट्रेशन कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं मेनलैंड में या ये सर्विसेज देना चाहते हैं यूएई में, चाहे पार्टनरशिप करनी है, चाहे दुकान डालनी है, चाहे कंपनी खोलनी है, चाहे बिजनेस कोई भी करना है, आपको लाइसेंस कौन जाएगा? डीईडी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सही। और फ्री जोन में अगर आपने कोई भी कंपनी खोलनी है, कोई बिजनेस करना है, उसका लाइसेंस आपको मिलेगा रेलिवेंट फ्री जोन अथॉरिटी से, सही। अच्छा, अब हम ओपन करना लगे हैं। फ़र्ज़ करें कि एक बंदा आके कहता है कि फैज़ान भाई कंपनी खोलनी है मेनलैंड में। तमाम तर फैसले हो गए। सबसे पहला फैसला ये हुआ फैसला कि हमने मेनलैंड में ही बिज़नेस करना है। अच्छा, मेनलैंड में मैं एक एड्रेस टाइप करने लगा हूँ आपके सामने, investindubai.ae। ये एड्रेस सबको नज़र आ रहा है? अच्छा, 1-2 क्वेश्चन आ गए हैं, मैं उस पे पहले आ जाऊँ। क्या ऑफशोर कंपनी हो तो सर्विस यूएई में नहीं दी जा सकती? इट मीन नहीं, ऑफशोर कंपनी यूएई में बिज़नेस नहीं कर सकती। अच्छा, उसका इनका क्वेश्चन है कि कैटेगरी किस पे डिपेंड करती है, साइज़ ऑफ वर्कर या कोई और कंडीशन है? जो यूएई वीज़ा की कैटेगरी होती है ना, वो ज़्यादातर नेशनैलिटी मिक्स पे डिपेंड करती है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट वालों के वीज़ा लगेंगे अगर, तो कैटेगरी कंपनी की अच्छी रहेगी। अच्छा, investindubai.ae, सब ने इस पोर्टल पे चले गए? आवाज़ आ रही है सबको? जी सर, आवाज क्लियर है। और मुझे रिस्पॉन्स करें कि investindubai.ae पे आप चले गए? invest.dubai.ae, सॉरी, थोड़ा-सा मैंने इसको
इस ईमेल पे जाएं प्लीज़, invest.dubai.ae। invest.dubai.ae पे अगर आप चले गए हैं, जी इस पे बिल्कुल आवाज आ रही है। जी आवाज़ आ रही है। invest.dubai.ae पे अगर आप चले गए हैं, आपके सामने यूएई डीईडी की, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट की वेबसाइट ओपन हो गई है। ये वो वेबसाइट है जो ऑफिशियल मेन लैंड कंपनी रजिस्टर करवाने का पोर्टल है, ठीक है। यूएई में कंपनी खोलनी है तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा invest.dubai.ae। आप सबसे पहले इस सब पे अपना अकाउंट बना लें, ठीक है। इसमें आप लेकिन सर काइंडली अगर मतलब आप ये ओपन कर रहे हैं वेब तो दूसरी स्क्रीन शो करें ताकि हमें ये वेब पे से सारा करते हुए नजर आए, हम देख सकें। नहीं, अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा, अभी सिर्फ आपको एड्रेस पता है, ठीक है। एक मिनट, जी नज़र आ गई स्क्रीन? यस यस सर, थैंक यू। लॉगिन, इधर जाके क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें, ठीक है। क्लिक, ये आप सबने करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको ले गया साइन अप, आप उस पर चले गए साइन अप पे, ठीक। कोई भी नंबर यूज सर इसमें इसको जो हमें पाकिस्तान का नंबर दे सकते हैं या यूएई का दे नंबर ही सकते, होना चाहिए रजिस्टर करने के लिए? ये पाकिस्तानी नंबर भी चलेगा। इस पे जाके आपने सबसे पहले अपना पोर्टल लाजमी बना लेना है। जो भी यूएई में बिजनेस करना चाहता है, कंपनी रजिस्टर करवाना चाहता है, कहाँ पे? मेनलैंड में। अच्छा, अभी तक आपने सिर्फ इधर जाके अपना साइन अप होना है, ठीक है। कोशिश करें कि इस क्लास के बाद हो। invest.dubai.ae पे आपने साइन अप होना है, वहाँ से हम देखेंगे एक कंपनी कैसे रजिस्टर होती है। हाँ। सर एक क्वेश्चन है कि ये जो साइट पे हम लॉगिन और हो रहे हैं, ये खाली कंपनी बनाने के लिए या सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस हो तो भी यही करना पड़ेगा? वो भी हो जाता है मेनलैंड में, अगर आपने बिजनेस करना है तो। अच्छा, कोशिश करें कि ये आज की क्लास के बाद invest.dubai.ae पे अपना अकाउंट लाजमी बना लें। ये ऑफिशियल साइट है जो डीईडी से मुंसलिक है। आगे सर इसका जो स्क्रीन कंपनी शेयर कर बनाने दें। का, जी सर स्क्रीन शेयर करें। नहीं, वो मैंने अभी ऑफ कर दिया। बेसिकली अगर आपको राइट सर। ये नज़र आ रहा है तो दैट इज विल बी इनफ। अच्छा, यहाँ पे इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में ज़रा कंपनी को डिटेल में देखेंगे कैसे बनती है। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ द कंपनी इन दुबई मेनलैंड, ठीक है। जो दुबई की मेनलैंड में अगर आपने कंपनी खोलनी है तो इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। कंपनी क्या कहती है,
इसमें लाइसेंस की एक टाइप होती है जिसे कहा जाता है इंस्टेंट लाइसेंस। सही। बेसिकली जब भी यूएई में आप नॉर्मल हालात में कोई कंपनी खोलते हैं तो आपको एक ऑफिस लेना पड़ता है और नॉर्मली लाइसेंस की कॉस्ट में 5% ऑफ इजारी, इजारी का मतलब होता है रेंट, ठीक है। और डॉक्यूमेंट को जो आपको रेंटल एग्रीमेंट होता है उसे भी इजारी कहा जाता है, EJARI। जब भी आप यूएई में कोई नॉर्मली कंपनी खोलते हैं तो 5% ऑफ इजारी चार्जेस भी आपने देने होते हैं। आपका जो सालाना रेंट होता है उसका 5% आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन के लाइसेंस का हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पे अगर 15,000 दिरहम किसी के बाकी कॉस्ट है लाइसेंस की प्लस 5% ऑफ इजारी चार्जेस, ऐसे लिखा होता है मेरे मोस्टली। लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो आप चाहते हैं इमीडिएटली स्टार्ट कर लिए जाएं, इंस्टेंटेनियसली स्टार्ट हो सकें, उनको कहा जाता है, इस काम के लिए यूएई ने एक लाइसेंस मुतारिफ करवाया। इस काम के लिए यूएई ने एक लाइसेंस मुतारिफ करवाया जिसे इंटरनेट लाइसेंस कहा जाता है। इंटरनेट लाइसेंस में ये होता है कि रेजिडेंट 5% इजारी चार्जेस आपने AAD 500 जमा करवाने होते हैं, ठीक है। और आप इमीडिएटली विदाउट ऑफिस लिए आपको लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है। अब जो भी बंदा इंस्टेंट लाइसेंस लेता है उसके पास 1 साल तक राइट होता है कि वो विदाउट ऑफिस बिजनेस कर सके। एक साल के बाद क्या होगा, लाइसेंस रिन्यूअल का टाइम आएगा। जब रिन्यूअल का टाइम आएगा ना, तब वो कहेंगे अब आप अपना इजारी एग्रीमेंट दें, अब आप हमें अपना इजारी दें। इजारी रेंटल एग्रीमेंट को कहते हैं। अच्छा, अब नॉर्मली कितनी कॉस्ट है, मैं आपको एक बात बताऊं कि तकरीबन 90% केसेस में आपकी जो कॉस्ट होती है वो अराउंड 14,000 to 15,000 रहेगी। और ये आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करती है। ये आपने अगर निकालनी है कि किसी ख़ास बिजनेस की कितनी कॉस्ट आती है इन मेनलैंड, अभी तक मैं सिर्फ मेनलैंड की बात कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने चले जाना है invest.dubai.ae की साइट पे। invest.dubai.ae की साइट पे जब आप रजिस्टर हो जाएंगे आपको पता चलेगा, बड़ा आसान प्रोसेस है। आपने कंपनी की एक्टिविटी देखी, हज़ारों की तादाद में तकरीबन 5 to 6,000 के करीब एक्टिविटीज़ की लिस्ट है। उसमें से जो करीब तरीन होती है आपकी जो बिजनेस एक्टिविटी, इंटरनेट बिजनेस एक्टिविटी के करीब तरीन चीज़ होती है, आपने वो वाली एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है, उसमें नंबर ऑफ पार्टनर डालने हैं और वो आपको कॉस्ट बता देगा बिजनेस की। ओके, अच्छा,
एक सेकेंड, मैं एक स्क्रीन आपसे शेयर करने लगा हूँ। invest.dubai.ae की साइट, बहरहाल ये इधर आपको ले जाएगा। बिजनेस आइडिया क्या है भाई, चलें ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, स्क्रीन आपको सबको नज़र आ रही है? जी बिल्कुल आ रहा है सर। अच्छा, इसमें देखें, मैंने जो ही वहाँ पे क्लिक करूँगा ना, ये कुछ एक्टिविटीज़ आ गई मेरी भाई के रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी, तो ये आ गई। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कितने पार्टनर हैं? अभी एक पार्टनर रखता हूँ, एक्सपर्ट्स हैं। ये आपको सिर्फ एक सैंपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। इधर आप देखें आपने क्या बनाना है, आपके पास ऑप्शन आ गए, ठीक है। मैं एलएलसी बना रहा हूँ, एक बंदे के साथ सिंगल ओनर एलएलसी कहलाती है, ठीक है। रेंट कितना होगा? से 50,000, एवरेज फीस बता दी। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया? ये किसकी कॉस्ट है? मेन लैंड में कंपनी ओपन करने की। ये रिपीट कर दें 50,000 क्या लिखा था आपने? सॉरी, 50,000 क्या चीज लिखी थी? मैंने रेंट एज्यूम किया था कि 50,000 रेंट है, 50,000 रेंट है। रेंट ज़रूरी नहीं है कि इतना ही हो, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसने 16,500 एवरेज मंथली कॉस्ट निकाली है। इन्होंने क्या किया सुने, इन्होंने 5% इजारी कैलकुलेट करने के लिए मुझसे रेंट मांगा था, ठीक है सर। ठीक है। अब इसमें आप देखें कि 50,000 का 5% कितना बनता है? 2,500। सर हम इजारी क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं रेंटल अमाउंट पे, हम ये एस्टिमेट क्यों मैंने ले रहे देखे, हैं? मैंने आपको इजारी रेंटल एग्रीमेंट को भी कहते हैं, जो रेंट सालाना कॉस्ट होती है रेंट की, उसे भी कहते हैं। उसका 5% लाइसेंस का हिस्सा बनता है, ठीक है। यानी कि बिजनेस ओपन करने के लिए जो लाइसेंस चाहिए उसमें हमारा रेंट का 5% इंक्लूडेड है। बिल्कुल, ठीक है। सही। स्क्रीन में शो करता हूँ। सर एनुअल बेसिस पे कि मंथली बेसिस पे? एनुअल एनुअल रेंट, इजारी का मतलब एग्रीमेंट, रेंटल एग्रीमेंट को कहते हैं इजारी, ठीक है। इजारा अरेबिक वर्ड है, अरबी में रेंटल एग्रीमेंट को कहते हैं। 5% इजारी मतलब सर एक क्वेश्चन 5% है। इजारी मतलब रेंट जी। सर जब भी हम कंपनी रजिस्टर करते हैं तो क्या मतलब ये रिक्वायर होता है कि बजट कितना है कंपनी का? नहीं, ये तो नहीं रिक्वायर होता ना, ये तो आपने खुद अपनी जेब में देखना है, ये उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बस अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ हमने कौन सी, अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, कौन सी साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करवानी है हम, और ये दिखा रहा हूँ कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, राइट सर। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम कंपनी रजिस्टर कराते हैं तो वही कैपिटल आ जाता है पेड अप, उसके ऊपर हम फीसिस पे करती हैं, ये उसी तरह से है? ये उसी तरह से है। वहाँ से आपकी क्या मुराद है? पाकिस्तान? जी जी, पाकिस्तान में। अच्छा, मुझे पाकिस्तान में अगर हो तो बताया करें, मैं दुबई में रह रहा है कितना आदी हो गया हूँ कि मैं फिगर हमेशा दुबई में, मुझे मुझे दुबई की लैंग्वेज समझ आती है। लेकिन उस पे रेंटल इनकम पे तो नहीं होता शेयर कैपिटल। नहीं, दुबई में ऐसा कोई चक्कर नहीं, लेकिन दुबई में पाकिस्तान रेंटल में भी एग्रीमेंट, ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान में नहीं होता, पाकिस्तान में नहीं होता, दुबई में होता है, ठीक है। उसका नेमुल बदल मैं आपको बता चुका हूँ कि इंस्टेंट लाइसेंस है, ठीक है। इंस्टेंट लाइसेंस अगर होता तो इंस्टेंट लाइसेंस हर एक्टिविटी के लिए नहीं होता, सही। ये वाली चीज़ भी याद रखनी है, उस पर भी हम आते हैं।
कॉस्ट कैलकुलेटर, अगर फर्ज करें अभी आपने किसी भी बिजनेस की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो आप कौन सी वेबसाइट पे जाएंगे? invest.dubai.ae, इस साइट पे, ठीक है। इजारी को दोबारा समझा दें, इजारी में कुछ भी नहीं है, इजारी रेंटल एग्रीमेंट को कहा जाता है, ठीक है। और जो दुबई में नॉर्मली जब भी आपने कंपनी ओपन करनी होती है, दुबई में नॉर्मली जब भी आपने कंपनी ओपन करनी होती है तो आपकी कॉस्ट में 5% ऑफ रेंटल एग्रीमेंट इंक्लूडेड होता है, ठीक है। ओके, सर एक सवाल पूछ सकते हैं? जी जी। सर आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक 5% है इजारा, तो उसने 16,500 दिखाया, तो 2,500 पे तो ये थे, बाकी क्या नहीं वो नहीं नहीं ब्रेकअप नहीं 14,000 के ऐसा ही होता हाँ है? भाई, ये 5% ऑफ इजारी इंक्लूडेड होता है, पार्ट होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ये मैंने जो आपको invest.dubai.ae ओपन किया, ये कैलकुलेटर नहीं ओपन किया कि उसने 50,000 का 5% ओपन किया होगा। रेंटल लाइसेंस कॉस्ट प्लस 5% इजारी। समझे मेरी बात मुस्तफ़ा भाई? जी सर, अंडरस्टैंड। ठीक है, मिसाल के तौर पे 50,000 का 5% है 2,500, और टोटल लाइसेंस कॉस्ट है, ये बनती है तकरीबन, ये बनाई थी 16,500। इसका मतलब ये है कि वाउचर की कॉस्ट ठीक है। ओके, समझ गए? ओके, 5 मिनट प्लीज वेट करें। कॉस्ट क्या है? जी चलिए, नहीं क्वेश्चन है तो पूछें। सर ये वाउचर कॉस्ट क्या है? वाउचर कॉस्ट अदर देन इजारी। और सर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि मेनलैंड में अगर हम कोई कंपनी खोलते हैं जिसका हमने रेंट पे नहीं करना, लाइक हमने कोई बिल्डिंग नहीं लेनी, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी इस तरह से, तो उसके अलावा भी कोई कंपनी हम मेनलैंड में खोल सकते हैं? सॉरी प्लीज दोबारा बोलें, अगर मुझे आवाज़ नहीं आई, क्या पूछा था आपने? सर मेनलैंड में जिस तरह कि आपने बताया था कि हमने फिजिकल कोई एक्टिविटी करनी है तो हम मेनलैंड में कंपनी खोलते हैं। अगर हमने रेंट पे नहीं करना, रेंट पे हमने कोई जगह नहीं लेनी, लेकिन हमने बिजनेस करना है, तो ऐसा कोई बिजनेस है जो हम मेनलैंड में कर सकते हैं? बेसिकली एक तो मैंने आपको इंटरनेट लाइसेंस का ऑप्शन बताया। इंटरनेट लाइसेंस में मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है? सर सर इंस्टेंट इसमें आई थिंक आपने लाइसेंस ये में हम बताया 1 कि साल के इंस्टेंट लिए। लाइसेंस सॉरी, हाँ विदाउट नहीं, ऑफिस सर्विसेज 1 साल के लिए आप कर सकते हैं। मैंने आपको ये बताया कि अगर इमीडिएटली आपने कंपनी स्टार्ट करनी है ना, आपने इजारी नहीं भी लिया हुआ, आपने जगह नहीं भी ली हुई, तो इजारी चल जाता है। आपने जो है वो जाके उन्हें कहें कि 1 साल तक आपके पास ऑफिस ना हो। एक सेकेंड, मैं पहले ज़रा एक्सप्लेन कर दूं कि इंटरनेट लाइसेंस की वर्डिंग ऐसी है कि आपने अथॉरिटीज़ को इजारी नहीं दिखाना होता, रेंटल एग्रीमेंट नहीं दिखाना होता, ठीक है। लेकिन उसके बदले 500 दरम देने होते हैं, और 1 साल तक रिन्यूअल तक आपको एग्रीमेंट जमा करवाने की, रेंट एग्रीमेंट जमा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो रेंटल एग्रीमेंट होता है यूएई में हमेशा 1 साल का होता है, ठीक है। और अगर इससे कम का भी होगा तो कॉस्ट हमेशा 1 साल की निकाली जाएगी। तो सर इस लिहाज से तो फिर इजारी जो है हमें सेकंड ईयर के एंड पे करना पड़ेगा फिर? सेकेंड ईयर के एंड पे कैसे? लाइक कि आपने कहा कि फर्स्ट ईयर हम लोगों को इंस्टेंट कॉस्ट कॉस्ट जो है 500 देनी पड़ेगी, और जी, सेकंड ईयर अगर हम लेते हैं उसको रेंट पे तो फिर 5% जो है जारी निकालेंगे सेकेंड उसका। ईयर रेंट पे अगर नहीं, बल्कि रेंट पे लेना हाँ, लाजमी सेकंड होगा ईयर अगर में आप। बेसिकली स्टार्ट जो पे समझ शायद। आइए वो ये है कि ये समझ आइए कि जो 5% जारी चार्जेस हैं,
वो इसी चीज की हम कॉस्ट पे कर रहे हैं कि जो फर्स्ट ईयर हम ऑफिस नहीं दिखा रहे, हम विदाउट ऑफिस जो रह रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर से फिर हमें ये 5% जाली चार्जेस नहीं पड़ेंगे जब हम फिजिकल ऑफिस शो करवा देंगे। जब क्या करेंगे? जब सर हम फिजिकल ऑफिस शो करवा देंगे ना नेक्स्ट ईयर, तो हमें फिजिकल ऑफिस देना पड़ेगा ना। ये तो जी सिर्फ जी, फर्स्ट ईयर की एग्जाम्पशन है ना, जारी चार्जेस बिल्कुल अगर हम 500% नहीं कर बिल्कुल, रहे हैं। सिर्फ फर्स्ट ईयर भी ऐसा। एक और बात मैं आपको बताऊं, कई बिल्डिंग्स यूएई में ऐसी होती हैं, बहुत तवज्जो से पॉइंट सुनना है आपने प्लीज, बहुत तवज्जो से। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं, बहुत सी बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं कि उन्हें अथराइज होता है वो अपने अपनी बिल्डिंग के अंदर से किसी को अथराइज है कि आप 500 ऑफिस खोल सकें। वो होता क्या है, 500 ऑफिस में सिर्फ बैठने की जगह होती है। तो आपको इस तरह की, इसे शेयर्ड स्पेस कहा जाता है। ऐसे शेयर्ड स्पेस नहीं आपको सर, बहुत सारी जिसे को वर्किंग स्पेस कहा जाता है, को वर्किंग स्पेस, एक ही हॉल के अंदर काफी ज्यादा वर्क स्टेशन लगे होते हैं, उसमें से आप एक वर्क स्टेशन यूएई में रेंट आउट कर लेते हैं जहाँ आप जाके अपना काम कर यूएई में सकते उसको हैं। शेयर्ड स्पेस का नाम दिया जाता है। ठीक है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। जो इंस्टेंट लाइसेंस है उसमें तो मतलब 500 हो गए, और जो 5% जारी बेसिस है और जो रेंट चार्जेस है उसके जो 5% है, तो फर्स्ट ईयर में तो जारी बात उसने ऑफिस रेंट पे लिया नहीं होगा, तो फर्स्ट ईयर में तो ये नहीं होगा ना, सिर्फ 500 ही होगा। फिर जब फर्स्ट ईयर जैसे या कंप्लीट हो जाएगा फिर 500, सेकंड ईयर में। देखिए 500 रेदर देन 5% ऑफ इजारी चार्जेस, ये उसकी जगह पे है। समझ नहीं रहे हैं लेकिन मेरी जगह ही बात? नहीं ना ली हो, नहीं लेकिन जब जब जगह ही रेंट पे ना ली हो तो फिर किस तरह नहीं उस नहीं, जगह मैं कह की। रहा हूँ कि आपके पास जो इंस्टेंट लाइसेंस है वो ऑप्शन देता है कि भाई ऑफिस लेने के बजाय आप इजारी दिखाने के बजाय 500 दरम दे दें, 500 दरम दे दें। ठीक है, अच्छा, सी और ये सी जो प्लस लगा और मैं प्लस के साथ कंफ्यूज हो गया, मतलब वो नहीं नहीं, फाइव प्लस हंड्रेड और। ये सर सभी मैं आपकी बात करता हूँ, ये 500 जो ऑफिस की जो समझे कि ये बाजार ऑफिस का जो है ना, ये उसका एक वो है रेंट है, जो आप काम कर रहे हैं बाजार ऑफिस, आप उनको एक रेंट पे कर रहे हैं 500 दिरहम। और जो 5% जारी चार्जेस है, ये ऐसे है जैसे पाकिस्तान में आप स्टाम्प परचेज कर रहे हैं, स्टाम्प परचेज करके, ई स्टाम्प परचेज करके आप रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, तो ये इजारी चार्जेस मुझे ये समझ आई है, ये वो है 5%। नहीं नहीं नहीं, देखिए वो नहीं जो नहीं सर, स्टाम्प मैं अब बनाना समझ होता है गया वो हूँ, एक अलग अब से हो गया सेंटेंस। फाइव 5% हंड्रेड जारी। रदर देन 5% जारी, मतलब 500 आपने देना है मतलब 5% आपने जारी जी नहीं जी देना, सिर्फ 500 बस। ठीक हो गया। जी, अब इसके जो जरा प्लस था तो इंस्टेंट उससे लाइसेंस। मैं कंफ्यूज हो गया था। थैंक यू सर। अच्छा, वो प्लस की वजह से आप कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, इंस्टेंट लाइसेंस में आपको एक नुकसान होता है, वो ये होता है कि बैंक आपको क्रेडिबल नहीं समझते। बैंक अकाउंट ओपनिंग, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम होता है। हो जाता है ओपन, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि क्रेडिबिलिटी नहीं होती। तो ज़्यादातर जो कल्चर है, ये जो इंस्टेंट लाइसेंस है, ये इतना पॉपुलर है तो सही, लेकिन दूसरे वाला जो ऑप्शन है कि 5% इजारी वाला ऑप्शन, वो अभी तक ज़्यादा है, ज़्यादा प्रिवेलेंट है मार्केट में। ठीक है, चाहिए इजारी, ये लाइसेंस देने के लिए पे होगा। ठीक है, पहली चीज़। अच्छा, सेकंड आपने ये पूछा कि जो इजारी है यूएई में नॉर्मली जो रेंट होता है वो एडवांस में होता है। ठीक है, हमेशा बल्कि एडवांस में होता है। पाकिस्तान में महीने के आखिर में दिया जाता है, यूएई में महीने के शुरू में दिया जाता है, और कई जगहों पे 2-2 3-3 महीने के पोस्ट डेटेड चेक्स भी लिए जाते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप कहें कि साल के आखिर में रेंट देना है, रेंट हमेशा पहले देना है। अच्छा, पाकिस्तान में भी एडवांस है। पाकिस्तान में मुझे जहाँ तक इल्म है एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लिया जाता है, वो यूएई में भी होता है। अच्छा, कैन क्लास वेट फॉर 5 मिनट प्लीज, जस्ट 5 मिनट की ब्रेक कर लें। ठीक है, अच्छा, ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई थी इंस्टेंट लाइसेंस की। आवाज़ आ गई है सब? आप सब अवेलेबल हैं? यस यस। मैंने असल में 5 मिनट ज़्यादा बोल दिए, मैं बस ये अपनी चाय लेने गया था, उठा के लाया हूँ इधर। हैं ये क्या 14, अच्छा 14 चैट में आए हुए हैं। मैं ज़रा क्वेश्चन देख लूँ किसी के, क्वेश्चन ना हो। ओके, कोई ऐसा ख़ास नहीं है। ओके,
ओके, अब मुझे ज़रा इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें इंटरनेट लाइसेंस बनाना होता। ये 2500 की जगह कितना रह जाता? 5000 5500, ठीक है? 2500 की जगह 500 दिरहम रह जाता और ये जो कॉस्ट थी ये बन जाती कितनी? 14500, ठीक है? अच्छा, अच्छा एक बात बीच में मुझे पता नहीं बोलनी चाहिए या नहीं। एक क्वेश्चन आया है तो मैंने कहा उसका आंसर कर दूं। अगर कोई भी पाकिस्तानी यूएई का रेजिडेंट वीज़ा लगवाना चाहता है तो वो अपनी डिग्री अटेस्ट करवा के आए, ठीक है, जॉब वीज़े के लिए। लेकिन अगर पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, इधर अपनी कंपनी को ओपन करने के लिए आ रहा है, तो उसको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन कोशिश किया करें कि दौरान क्लास मुझे सब्जेक्ट रिलेटेड, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन किया करें। अच्छा, अब मैं आने लगा हूँ, ज़रा हम करते हैं एक रेस्टोरेंट एस्टेब्लिश करते हैं। आप कहते हैं चलो हमें तो जी क्लास में पता चला था कि 15-16 हज़ार दिरहम में लाइसेंस मिल जाएगा। गॉड, लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हैं आपको पता चलता है कि नहीं, डीईडी से लाइसेंस लेने की कॉस्ट तो 15,000 थी। लेकिन बात ये है कि शुरू में तो आप लगा के बैठे थे कि इंस्टेंट लाइसेंस मिलेगा। रेस्टोरेंट के केस में इंस्टेंट लाइसेंस मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? लॉजिक, रेस्टोरेंट जब भी होगा, रेस्टोरेंट एक ऐसी चीज़ है, होटल एक ऐसी चीज़ है, स्कूल एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपके पास फिजिकल स्पेस होना लाजमी है। ठीक हो गया? अच्छा, ये वाली कॉस्ट तो आपने दे दी, ये कॉस्ट तो आप डी से निकाल सकते हैं। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि इसके बाद बहुत सारी कॉस्ट ऐसी भी है जो आप invest.dubai.ae से नहीं निकाल सकते। ठीक है? इसमें आपने ये चेक करना है कि रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए अभी मुझे कौन सी एंटिटीज़ को, कौन सी अथॉरिटी से परमिशन लेनी है। मिसाल के तौर पे दुबई में आप ओपन कर रहे हैं तो दुबई म्यूनिसिपैलिटी से अप्रूवल लेना है। इस अप्रूवल की कॉस्ट 0 दिरहम है, ठीक है? लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास अराउंड 300 स्क्वायर फुट का एरिया किचन का होना चाहिए, ठीक है? पूरी, ये आप प्लीज़ मुझे अगर इस तरह से फाइल ना शेयर हो रही हो तो मुझे बताया करें। अच्छा, 15,000 दिरहम, 16,000 दिरहम तो एक बंदे के साथ सिर्फ डीईडी की लाइसेंस की फीस है। आगे आपने दुबई म्यूनिसिपैलिटी से भी परमिशन लेनी है। वो ठीक है, दुबई म्यूनिसिपैलिटी की अपनी लाइसेंस की कॉस्ट कोई नहीं है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपका तकरीबन 300 स्क्वायर फीट का किचन हो, बीच में क्लीनिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो, बर्तन साफ सुथरे हों, प्लस जो डिज़ाइन है ये आर्किटेक्ट से बना हुआ हो, दुबई म्यूनिसिपैलिटी उसे अप्रूव करे। आपको पता चलेगा कि ठीक है, दुबई म्यूनिसिपैलिटी की तो कॉस्ट कोई नहीं है, उसके लाइसेंस की तो कॉस्ट कोई नहीं है, लेकिन जो आर्किटेक्चर बैठा हुआ है ना, आर्किटेक्ट बैठा हुआ है, वो आपसे कंसल्टेंसी चार्जेस ले रहा है, ठीक ठाक, ठीक है?
तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हर बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। लेकिन मेनलैंड में बिजनेस स्टार्ट करने का पहला स्टेप दुबई है और उसका गवर्नमेंटल पोर्टल, उसका ऑफिशियल पोर्टल है invest.dubai.ae, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम अगले किसी बिजनेस पे। अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट वही होगा। आगे किस किस की अप्रूवल चाहिए ये डिपेंड करता है। पुलिस से सर्टिफिकेट चाहिए होता है, इसका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से चाहिए होता है, और इस सब की कॉस्ट होती है, ठीक है। चाहे फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे दुकान डालनी हो, आपको आगे फर्दर अप्रूवल लेना पड़ता है, राइट। इसके बाद होगा ये कि आप दुबई पुलिस की वेबसाइट पे चले जाएं, आपको उसकी कॉस्ट मिल जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की साइट पे चले जाएं, उसकी कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर स्कूल खोलना है, DED से स्टार्टिंग पॉइंट है, आगे आपको KHDA से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। वेलकम टू, इसको क्या कहते हैं, नॉलेज ह्यूमन एंड कुछ इस तरह का बनता है, मुझे भूल गया। KHDA का क्या स्टैंड बनता था? नॉलेज ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी शायद सर मुझे। नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। KHDA से अप्रूवल लेना पड़ता है। इस तरह से पूरा आपने अपनी जो कंपनी होती है वो रजिस्टर करवानी होती है। अच्छे, अभी हम बात कर रहे हैं कॉस्ट की। ये जो पहली कॉस्ट होती है ना DED लाइसेंस की, ये मोर और लेस इतनी ही होती है किसी भी बिजनेस के लिए, अदर देन जनरल ट्रेडिंग। इसकी लाइसेंस, इसकी एक्टिविटी कॉस्ट एडिशनल 10,000 है, एडिशनल 10,000 है, ठीक है। इसको हम लाइसेंस वाले हिस्से को इंशाल्लाह ताला अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी एक और बिजनेस कर लेते हैं, चलें ऑडिट फर्म को हम डिस्कस करते हैं। ऑडिट फर्म कह लें या कंसल्टेंसी कह लें, कंसल्टेंसी फर्म सबसे पहले तो ऑडिट कर कौन सकता है ये आपको पता होना चाहिए। UAE में एक लोकल की रिक्वायरमेंट हमेशा होगी आपके पास। आपको एक इमाराती चाहिए ही चाहिए होगा जो ऑडिट रिपोर्ट साइन करे, या वो आपका पार्टनर हो, ठीक है। लेकिन अगर ऑडिट के अलावा बाकी अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, टैक्सेशन वगैरह की सर्विसेज आपने देनी है तो आप फर्म रजिस्टर करवा सकते हैं, सही। कॉस्ट इतनी है, राउंड अबाउट इतनी ही आएगी, लेकिन उस कॉस्ट को कम करने का आपके पास एक तरीका है। वो क्या है? ये है कि एक लोकल पार्टनर को इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन लोकल पार्टनर को इन्वॉल्व करने से पहले मैं एक बात आपको बताऊं कि जो मैं आपको कॉस्ट बता रहा हूँ ये सिर्फ लाइसेंस की कॉस्ट है। इसके आगे पार्टनर की कॉस्ट भी आएगी, अगर पार्टनर के वीजे की कॉस्ट भी आएगी, सही।
तो अगर कोई बंदा दुबई में रहता ही नहीं है, दुबई में उसका के पास कोई वीज़ा ही नहीं है, पाकिस्तान से आया है विजिट वीज़ा पे, वो इधर बिजनेस शुरू करने लगा है, तो उसको ये डीईडी से लाइसेंस की कॉस्ट तो पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके आगे उसको वीज़ा भी लेना है, वीज़े की कॉस्ट अलग होगी, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हम, अगर कोई बंदा दुबई आया ही नहीं है, दुबई में है ही नहीं, क्या पाकिस्तान में बैठ के कंपनी रजिस्टर हो सकती है? द आंसर इज यस, हो सकती है, लेकिन वो बंदा, अगर आपने उसको नाम एज अ पार्टनर डलवाना है, ऑनर शो करना है, तो उसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट है। वो ये कि वो वाला बंदा कभी ना कभी यूएई लाजमी आया हो, या विजिट पे आया हो या रेजिडेंस वीज़ा पे आया हो। उसकी वजह, जब भी आपका विजिट वीज़ा निकलता है, आपका एक UIN नंबर निकल आता है। ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये हमें चाहिए होता है कंपनी की रजिस्ट्रेशन में यूज़ करने के लिए, ठीक है। अभी हम कंपनी की रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट पढ़ रहे हैं, इनिशियल इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, प्रोसेस अभी तक हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। इसके बाद ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, ये मेनलैंड में कंपनी की कॉस्ट का जिक्र था। ये चीज़ें जो मैंने आपको कंपनी की कॉस्ट बताई है, ये ज़्यादातर डीईडी से रिलेट करती है, सही है। शारजा फ्री जोन की, अब अगर मैं बात करूं फ्री जोन में कॉस्ट, कंपनी रजिस्टर करवाने की कॉस्ट, तो वो डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन आपको कितने वीज़ा चाहिए, ठीक है। दुबई का सबसे सस्ता फ्री जोन कौन सा है? मैंने आपको क्या बताया था कल क्लास में? मैदेन, रसल खाना, शारजा का है फ्री जोन तो जबल अली शायद। सर, जबल अली। दुबई के मेडेन है और पूरा यूके जो तो शारजा है। देखें, अच्छा मैं एक बात सबको सर बताई थी। डाउन है। देखिए, मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट करता हूँ, जब हम प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तो जो टीचर होता है उसका काम आपकी तरबियत करना नहीं होता, आपको पढ़ाना होता है। ये आपने खुद ख्याल रखना है कि जो मैं आपको पढ़ाऊँ प्लीज़ अच्छी तरह से देख लिया करें, ठीक है। और मेरे पास कई स्टूडेंट्स, लिसन लिसन, मेरी सुन लें ना पहले। मुझे एज अ टीचर ही ट्रीट किया करें और मैं स्टूडेंट ही ट्रीट के तौर पे ही, ट्रेनीज के तौर पर ही ट्रीट कर रहा होता हूँ। कई एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के इश्यूज भी कई स्टूडेंट्स मेरे पास लाते हैं। आप देखें, प्लीज़ मेरे पास जो भी बंदा आए, कोशिश हो कि वो लर्नर हो, लर्न करने के लिए आए, सीखने के लिए आए, और मेरी भी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा बेहतर तौर पे सिखा सकूँ। तो मैं जो आपको पढ़ाता हूँ प्लीज़ उसको रिवाइज़ लाज़मी किया करें उसको, और बेहतर होगा कि मैं कहता हूँ आप नोट बनाया करें। मेरी स्लाइड तो होती हैं, उनको तो आप रिव्यू किया ही करें, लेकिन खुद नोट बनाया करें जो मैं बोल रहा होता हूँ। शारजा फ्री ज़ोन यूएई का सबसे सस्ता फ्री ज़ोन है, ये मैंने यूएई की बात की। और अगर दुबई की बात करूँ तो दुबई में मैदान फ्री ज़ोन सबसे सस्ता है, ठीक है। अच्छा, शारजा फ्री ज़ोन की बात करते हैं। अब ये शारजा फ्री ज़ोन है क्या? SPC ज़ोन, ठीक है। ये पूरे यूएई का सबसे सस्ता फ्री ज़ोन है। इसको शारजा फ्री ज़ोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शारजा में वाक़ई है, सही। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शारजा में वाक़या तमाम फ्री ज़ोन सबसे सस्ते हैं, ये टर्म किसी को भी कंफ्यूज ना करे। शारजा क्यों कहा जाता है, उसकी वजह ये होती है कि कई कंसल्टेंट्स को रिस्क होता है कि कहीं अगला बंदा
उसको अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो खुद ही कंपनी ना रजिस्टर करवा ले, ठीक है। लेकिन बेसिकली एक और वजह ये भी है कि शारजा के नाम से शारजा फ्री जोन का जब भी जिक्र किया जाएगा उससे ज़्यादातर मुराद एसपीसी जोन होगा। इसके अलावा भी सैफ जोन भी हालांकि शारजा में आता है, ठीक है। इसका बनता है शारजा एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्री जोन। लेकिन अगर कोई बंदा आपको कहे कि मैंने शारजा फ्री जोन में कंपनी खोली हुई है तो उससे मुराद ज़्यादातर एसपीसी जोन होता है, ठीक है, सैफ जोन नहीं होता। या एसपीसी जोन होता है या शाम्स फ्री जोन होता है। शाम्स फ्री जोन भी एक फ्री जोन है। अब शारजा फ्री जोन में कंपनी की कितनी कॉस्ट होगी ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वीज़ा, नंबर ऑफ पार्टनर, आपके पार्टनर कितने हैं, ठीक है। लेकिन मैं ज़रा शाम्स फ्री जोन की आपको बेसिक कॉस्ट बता देता हूँ, ठीक है। फर्ज करें एक पार्टनर है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ, ये जो फ्री जोन होती है ना, ये वक्तन फवक्तन अपनी ऑफर्स भी लगाते रहते हैं। ई कॉमर्स के लाइसेंस पे ऑफर लग गई है जी, नवंबर ख़त्म होने से पहले आप ई कॉमर्स का लाइसेंस ले लें, आपको 5,000 दिरहम का लाइसेंस मिल जाएगा, 8,000 दिरहम का मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर वीज़ा कॉस्ट इंक्लूड की जाए तो बाज़ औक़ात आप देखें कि 14-15 हज़ार में आपका लाइसेंस भी आ गया, आपको वीज़ा भी आ गया, ठीक है। एक एस्टिमेटेड फिगर दूँ तो 18,000 तक आप कह लें कि 2 वीज़े आ जाते हैं और एक कंपनी ओपन हो जाती है फ्री जोन, शारजा फ्री जोन में। अगर 3 वीज़े हों और कंपनी ओपन करनी हो शारजा फ्री जोन में तो ये आप कह लें कि तकरीबन 20,000 दिरहम, 21,000 दिरहम के राउंड अबाउट जाती है। लेकिन अगर आपने वीज़े ज़्यादा लेने होते हैं तो मैंने आपको बताया था अच्छी तरह से, अगर आपने कुछ लर्न करना है और आपने जो मैंने कल बताया था वो याद हो या लिखा हो तो आपको याद होगा, मैंने बताया था कि शारजा में किसी भी फ्री जोन में जब वीज़े बढ़ते हैं तो वीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, ठीक है। मैक्सिमम 5 या 6 वीज़ास अलाउ होते हैं कई फ्री जोन में, और जैसे-जैसे वीज़े बढ़ते जाते हैं आपकी वीज़ा की कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है। नहीं, जो कैटेगरी वाली बात है ना, वो तो है ही। लेकिन वो वाली चीज़ भी ज़्यादातर मेनलैंड में है। मैं बात कर रहा हूँ फ्री ज़ोन की। आपको मैंने बताया था 3 चीज़ें बताई थी जो आपने डिसाइड करनी होती हैं। ये उस वक़्त जब आपने देखना हो कि मैंने यूएई में बिज़नेस करना है। उसमें से पहली तो चीज़ थी आपने करना क्या है, एक्टिविटी क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपके क्लाइंट्स किधर होंगे, और तीसरी चीज़ जो आपने कंसीडर करनी थी वो आपने करनी थी कि आपके एम्प्लॉइज़ कितने होंगे। उसकी वजह थी वीज़ा कॉस्ट, ठीक है? उसकी वजह थी कि कई फ्री ज़ोन में मैक्सिमम लिमिट है 6, ठीक है? मैक्सिमम वीज़ों की लिमिट होगी कई फ्री ज़ोन में 6। अच्छा, ये चीज़ हो गई फ्री ज़ोन। फ्री ज़ोन में हर फ्री ज़ोन के पोर्टल के थ्रू तो कंपनी रजिस्टर करवाई ही जा सकती है, लेकिन कंडीशन वही है कि बंदा कब उसके पास यूएई का कभी ना कभी विजिट वीज़ा या रेजिडेंट वीज़ा निकला हो, ताकि यूआईएफ नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके पास आ जाए। ओके, इधर तक किसी का कोई क्लास क्वेश्चन है क्या? कैरी ऑन सॉरी, सर, कैरी करें सर। ओके। अच्छा, इसी तरह से मैदान फ्री जोन दुबई का सस्ता तरीन फ्री जोन है। मैदान फ्री जोन नॉर्मली रियल एस्टेट कंपनी से ज़्यादा रिलेट करते हैं।
प्लस दुबई की जो फैसिलिटी है वो बड़ी बेहतरीन है, इसलिए इसकी जो कॉस्ट है वो शारजा फ्री जोन से थोड़ी ऊपर है। अदरवाइज ये भी सस्ता फ्री जोन है। पर्पस इसका भी ऑलमोस्ट लोगों का ये भी होता है कि यूएई का बैंकिंग चैनल यूज़ किया जाए। लेकिन अगर शारजा फ्री जोन के ऊपर कोई एडवांटेज हासिल है मैदान फ्री जोन को, तो वो है कि ये ज़्यादातर रियल एस्टेट की कंपनीज यूज़ करती हैं। अच्छा, ये दो फ्री जोन की मैंने आपको कॉस्ट बताई हैं, एक जबल अली फ्री जोन की और एक शारजा फ्री जोन की। इसके बाद कई फ्री जोन ऐसे हैं, एक मैं जब फ्री जोन का जिक्र करता हूँ तो नॉर्मली एक इमेज बनता है कि यार मेन लैंड से सस्ती होगी कंपनी, हमेशा ऐसे नहीं है। कई फ्री जोन मेन लैंड से महंगे हैं, लेकिन वो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। डीएमसीसी 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 एक फ्री जोन है। ये जो स्लाइड है ये मैंने इनिशियली नहीं तैयार की, उसकी वजह ये थी कि मैंने एक चीज़ देखी थी पहली क्लास में कि स्टूडेंट्स पढ़ने लग जाते हैं स्लाइड, वो मैं मेरी बात ध्यान से नहीं सुनते। इस स्लाइड को मैं थोड़ा डेवलप करके इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। डीएमसीसी अच्छा खासा महंगा फ्री जोन है, यहाँ पे तकरीबन पर 50 to 60,000 दिरहम तक कॉस्ट आ जाती है कंपनी रजिस्टर करने की। इसी तरह से जाफजा एक क्लाइंट की मैंने कंपनी रजिस्टर की थी तो वो अराउंड 55,000 तक उसकी कॉस्ट आई थी। अब एक बात कि जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये कॉस्ट एग्जैक्ट नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी का नाम क्या है, कंपनी करती क्या है, कहीं उसको अथॉरिटी के बाद तो किसी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मल्टीपल फैक्टर्स पे एक कंपनी की ओपनिंग कॉस्ट डिपेंड करती है। अच्छा, मैं अगेन बता दूं, ये मैं कंपनी ओपन करने की कॉस्ट की बात करता हूँ, इससे मुराद कंपनी की बिल्डिंग, कंपनी की मशीनरी, कंपनी के ऑफिस की नहीं है, बल्कि सिर्फ लाइसेंस की बात है, ठीक है। डीएमसीसी दुबई मल्टीपल कमोडिटीज सेंटर, ओके। डीएमसीसी वो फ्री जोन है जो दुनिया में अपनी सबसे ज़्यादा मार्केटिंग करता है। इधर बड़े अच्छे बिजनेसेस मौजूद हैं। इसी तरह से DIFC दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, बहुत बड़ी कंपनीज हैं इधर, और अक्सर जो जॉब सीकर आते हैं उनका टारगेट होता है DIFC या DMCC, कि वहाँ की कंपनी में जॉब हो जाए तो वहाँ पे बहुत अच्छी सैलरीज हैं, यूरोपियन कंपनीज हैं। अच्छा, ये सब तो था इनिशियल आपको कॉस्ट का, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आपने डिटेल्ड एनालिसिस करना है, आपको मैंने invest.dubai.ae का बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि आपको आगे चंद इंडस्ट्रीज का तो बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ से अप्रूवल लेना होता है। एक स्टेप आगे जाऊँ तो ये बता देता हूँ कि आपने DED से बाज़-औक़ात DED आपको फर्दर भी गाइड कर देते हैं कि आपने आगे कहाँ से अप्रूवल लेना है, ठीक है।
सर क्वेश्चन था जी प्लीज। सर, इस तरह से है कि फाइनल जो हमें लाइसेंस है वो डीईडी ने ही देना है मेन लैंड में, ऐसे ही है ना? ये मैंने बात की है मेनलैंड की। मेनलैंड में बिल्कुल डीईडी में ने देना है, लेकिन ये हाँ जो जी, वो डीएमसीसी डीआईएफसी की बात कर रहा हूँ ये फ्री जोन है, ये डीईडी डील नहीं करते हैं इनसे। हाँ, ये तो जो डीआईएफसी है इसका लाइसेंस डीआईएफसी देगा, जो डीएमसीसी है उसका लाइसेंस डीएमसीसी देगा। इस तरह से एग्जैक्टली ऐसे मेरा ही, बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन सिर्फ जी। इतना सा है, इसमें बारीकी इस चीज की मैं समझना चाह रही हूँ कि जब हमें लाइसेंस इन्होंने देना है तो अगर फर्दर प्रोसीड करने के लिए लाइसेंस को हासिल करने के लिए जिन जिन स्टेप्स से हमने गुजरना है उनके लिए हमें वो गाइड कर देंगे। यानी इस तरह से होता है कि वो हमें गाइड कर देते हैं कि भाई आपने फलां फलां जगह से फलां फलां इदारों से जाके आपने अप्रूवल लेके आनी है, उनके डॉक्यूमेंट्स या उनके प्रूफ्स आपके पास हों तो हम आपको लाइसेंस देंगे। ज्यादातर ठीक है, भाई हम ओके। ज्यादातर कर देते हैं, वरना आप देखें दुबई पुलिस की साइट पे चली जाएं, डी दुबई म्यूनिसिपैलिटी की साइट पे चली जाएं, तो ज्यादातर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो कई चीज़ें होती हैं उसमें, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। मिसाल के तौर पे ऑडिट फर्म अगर ज़्यादातर ओपन करना चाहते हैं ना, फिर आपको कुछ खुद पता होना चाहिए कि ऑडिटर की क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। वजह ये है मैंने डीईडी वालों को देख के आज़माया है। डीईडी वाले ज़्यादातर वेबसाइट वाली इन्फॉर्मेशन कई जगहों पे आपको दे रहे होते हैं, ठीक है? और दुबई में जो आपका, क्योंकि डीईडी की बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको उँगली पकड़ के चलाए, आपको खुद भी आइडिया होना चाहिए। अच्छा, बहरहाल आपने पूछा कि क्या गाइड कर देती हैं, द आंसर इज़ येस। ठीक है? तो सर अगर हमें आइडिया इतना ना हो, जिस तरह के हम बिगनर्स हैं, हमें आपसे पता चल रहा है, हमारा फर्स्ट रिसोर्स आप हैं कि ये इस तरह से कंपनी सेटअप लगता है, ये बिल्कुल हमारी इनिशियल अगर कहा जाए तो स्टेज है कि हमें कोई आइडिया नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आगे जाके इसको अपना प्रोफेशन में इसको लेके आती हूँ कि भाई मैंने कंपनी सेटअप करना है, मैं बैठती हूँ अपने जो वेबसाइट बताई है मैं उसके सामने उसे ओपन करती हूँ। किसी एक मैं मेन लैंड पे जाती हूँ कि मुझे सुनने में मेन लैंड आसान लग रहा है, मैं उसको अप्रोच करती हूँ कि मैंने यहाँ पे किसी क्लाइंट को कंपनी बना के देनी है, मैं अपने भाई की या अपनी कोई कंपनी बनाती हूँ। तो इसके लिए मुझे फॉर एग्जांपल कि मैंने एक कह लें कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड यानी कि सेल परचेज का वहां पे एक शोरूम बनाना है, तो उसके लिए आप मुझे एग्जांपल दे के बताएं कि हम उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, अगर आप कैसे इम्प्लीमेंट कर मुनासिब। सकते हैं? invest.dubai.ai की साइट पे जाएँ, व्हीकल ट्रेडिंग डालें। व्हीकल ट्रेडिंग डालेंगी आपके पास, ठीक है? अभी रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आया व्हीकल ट्रेडिंग के हवाले से। कल उसने कॉल की थी, आज भी वो कॉल कर रहा था, लेकिन मैं अटेंड नहीं कर सका। मैं उसे कल इंशाअल्लाह ताला वापस कॉल बैक करूँगा। अच्छा, बेसिकली चूँकि उसी के हवाले से मेरा बिल्कुल एक फ्रेश क्लाइंट आया हुआ है, तो मैंने व्हीकल ट्रेडिंग ही को चॉइस कर दिया, ठीक है? ऑल्दो मैंने इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कोई अराउंड 100 कंपनी रजिस्टर करवाई होंगी। लेकिन अब भी चूँकि व्हीकल ट्रेडिंग वाला क्लाइंट आया है तो मुझे देखना पड़ा, ठीक है? तो डेफ़िनेटली अक्सर व बेशतर आपको अथॉरिटी से आस-पास से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। डेफ़िनेटली invest.dubai.ai की साइट पे आप गई हैं, वहाँ पे बाज़ औक़ात वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं होती अगर, तो आप डीईडी से राब्ता कर सकती हैं, ठीक है? बाकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपनी, अगर यूएई में आपकी कंपनी है, तो आपकी दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, वहाँ पे भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन मिशन मिल जाती है। देखें, कंपनी रजिस्टर करवाना, ये हमारी जो, मिसाल के तौर पे चलें आपको एक देता हूँ। अभी आप मेरे पास आई हैं, मैंने आपको बताया एज़ अ टीचर, मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा एज़ अ टीचर ही टीचिंग को प्रोफ़ेशन को पसंद करता हूँ। तो मैं एज़ अ टीचर आपको बता रहा हूँ कि कंपनी रजिस्टर करवाना मुश्किल नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स मुश्किल नहीं है, टैक्स रजिस्ट्रेशन वैट मुश्किल नहीं है, ठीक है? लेकिन जब आप कंसल्टेंट होंगी, आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, आप उसको क्या कहेंगी? कंपनी बनाना, कंपनी सेटअप करना मुश्किल नहीं है। आप ऐसे नहीं कहेंगी, राइट? जी सर, यही तो आवाज़ मेरा आ रही है? क्वेश्चन। जी सर, लिसन, यही तो लिसन। मेरा, मैं इसीलिए ना थोड़ी हो रही थी सोच के कि अगर हम कंसल्टेंसी करते हैं तो क्लाइंट तो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं।
आपको तमाम इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट पोर्टल से, रेलिवेंट जगहों से, अथॉरिटी से मिल जाती है, ठीक है? मिसाल के तौर पे कॉर्पोरेट टैक्स की आप बात कर लें, हाँ, अगर आपने कई जगहों पे वाक़या कोई काम करवाना होता है ना, या आप कहीं फँस रहे होते हैं, वहाँ पे आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है। एज़ अ टीचर ये वाली बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अगर एज़ अ कंसल्टेंट मैं बात कर रहा होता, तो फिर मैं कह रहा होता कि नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है? लेकिन मैं आपको अगर सिखाने की बात करूँगा, तो मैं डेफ़िनिटली अपनी ड्यूटी समझता हूँ, एथिकल ड्यूटी है। मैं आपको बताऊँ कि कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके लिए आपको कुछ अथॉरिटी से मिल जाती है। सेकंड, यूएई में नेटवर्किंग का बहुत अमल दखल है। दूसरे कंसल्टेंट से राब्ता कर लें, ठीक है? और यूएई में बिज़नेस का जो रूल है, कंसल्टेंसी का रूल है, वो है नेटवर्किंग एंड शेयरिंग एंड केयरिंग। दूसरे अपने कॉम्पिटिटर को कॉम्पिटिटर ना समझें, बल्कि कोऑर्डिनेटर समझें, बल्कि कोलैबोरेशन करें उनसे। जी सर, हो गया, काफ़ी अंदाज़ा हो गया, थैंक यू। ठीक है? आप डीईडी की साइट पे जाएँ, लेकिन बेहतर होता है, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपके पास यूएई का नंबर है, यूएई का मोबाइल नंबर है, उस पे ऐसा पैकेज हुआ हुआ है, इंटरनेशनल रोमिंग हुई हुई है, आप डी कॉल कर लें, पता चल जाएगा। दुबई म्यूनिसिपैलिटी कॉल कर लें, पता चल जाएगा, ठीक है? और चंद एक बिज़नेसेस का तो मैंने आपको 2-3 का बता दिए, आहिस्ता-आहिस्ता मज़ीद भी बता दूँगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? जी और सर। कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे विदहेड नहीं करूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा कि जो मेरा कंसल्टेंसी वाला बिज़नेस है, वो एक सेपरेट चीज़ है, टीचिंग एक सेपरेट चीज़ है, ठीक है? लेकिन मैं आपको बताऊँ एक बात, अगर यूएई में किसी बंदे के पास ना 50 क्लाइंट्स हैं, 50 रेगुलर क्लाइंट्स हैं, जो रेगुलर बेसिस पे उससे कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्टर करवाते हैं, रिटर्न फाइलिंग करवाते हैं, ये वो। तो वो वाला बंदा महीने का मेरे हिसाब से मिनिमम, छोटे क्लाइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी फर्म की, बिग 4, बिग 10 की बात नहीं कर रहा, इवन बिग 50 की बात नहीं कर रहा। अगर आपके पास 50 क्लाइंट्स हैं ना, तो बिलीव मी कि 50 रेगुलर क्लाइंट्स के साथ बंदा अराउंड 50 टू 60,000 दिरहम अर्न कर रहा होता है। ये मेरा अंदाज़ा है, ठीक है? अब 50 क्लाइंट्स कितने होते हैं? आप अगर दुबई आई हुई हैं पहले, दुबई आपने देखा हुआ है, आपको पता चलेगा कि दुबई में जो एक बड़ा प्लाज़ा होता है, बड़ी बिल्डिंग होती है, उसके एक फ्लोर पे 50 एक ऑफ़िसेज़ होते हैं, राइट? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से दुबई की इकॉनमी बहुत बड़ी है एज़ कम्पेयर टू आवर कंट्री अनफॉर्चुनेटली। तो दुबई में अगर आपने बिज़नेस करना है, तो आपने दूसरे कंसल्टेंट्स को साथ लेके चलना है, बहुत रोज़ी मौजूद है, बहुत रिस्क मौजूद है, ठीक है? यहाँ पे बिज़नेसेस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, आपके पास बहुत से क्लाइंट्स हैं। तो आप दूसरे कंसल्टेंट से भी राब्ता करेंगी, तो मैंने जो एक चीज़ पाकिस्तान में देखी है कि वहाँ पे जो आपकी फ़ील्ड वाले बंदे होते हैं, कॉम्पिटिटर आपको समझ के इन्फॉर्मेशन विदहेल्ड करते हैं। लेकिन यूएई में शेयरिंग पे चला जाता है। सही? आप दूसरे कंसल्टेंट से भी पूछ सकती हैं, लेकिन पहली इन्फॉर्मेशन आपके पास कम से कम मेनलैंड की हद तक डीईडी है, और बाकी फ्री ज़ोन्स का ज़िक्र आता है, तो फ्री ज़ोन की अथॉरिटीज़ आपके पास एक अच्छी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? अच्छा, अगली क्लास में मैं आपको कंपनी रजिस्टर करवाने के हवाले से मज़ीद 3-4 चीज़ें बताऊँगा। उसमें सबसे पहले आ जाती है टाइप ऑफ लाइसेंस, ठीक है? कमर्शियल लाइसेंस क्या होता है, ट्रेडिंग लाइसेंस क्या होता है, इंडस्ट्रियल लाइसेंस क्या होता है, और प्रोफेशनल लाइसेंस क्या होता है। और इन चारों में आपके पास किस तरह के कॉन्सर्न्स हो सकते हैं, किस तरह के लाइसेंस रिलेटेड कॉन्सर्न हो सकते हैं, किस तरह की लायबिलिटी आ सकती है, ठीक है? और सर आपसे भी कंसल्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर। हाँ, ये भी देखें, ये भी एक चीज़ होती है ना, इतना नहीं सोचना, रिस्क रोज़ी का मालिक जो है वो अल्लाह तबारक व तआला है, और दुबई में तो बहुत बड़ी इकॉनमी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है क्लास, किसी का कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम एक चीज़ जो पढ़ेंगे,
वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइसेंस कौन कौन से हैं, सही, उस पे किस तरह की फायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। इसके अलावा हम ऑडिट फर्म के हवाले से और टेस्ट कंसल्टेंसी के फर्म के हवाले से टेस्ट एजेंट कैसे बना जाते हैं, उन्हें हायर कैसे किया जाता है, इस हवाले से इंशाल्लाह ताला हम उस क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से हम थोड़ा सा मजीद प्रैक्टिकल में जाएंगे, ठीक है, कि आगे क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन में। इसके बाद जिन कंपनीज का आज हमने सिलसिले जिक्र किया, होटल रेस्टोरेंट का, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, इसके अलावा ई कॉमर्स की एक्टिविटी की बात की जाएगी, और ई कॉमर्स एक्टिविटी की या आईटी रिलेटेड कंपनीज की कॉस्ट इन मेनलैंड कितनी है और फ्री जोन कितनी है। इस पे इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में ऑन मंडे इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। ठीक है क्लास, ओके। अच्छा, वीज़ा लगाना, ये वाली चीज़ एक रह गई है। वीज़ा कैसे लगाया जाता है, इसका ताल्लुक डीईडी से नहीं होता, वीज़े का ताल्लुक डीईडी से नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे मैं एक जिक्र इन्होंने क्वेश्चन किया था कि आपको जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको मिल जाती है, बाकी तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आगे अप्रूवल किस किस चाहिए, लेकिन ये जो वीज़ा रिलेटेड स्टफ़ है इसकी इन्फॉर्मेशन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वो डीईडी के पास इतनी नहीं होती, ठीक है। इंशाल्लाह ताला इस पे भी हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ओके क्लास, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके ओके, थैंक यू यार, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके।